भाई दूज की कहानी। दिवाली और भाई दूज नजदीक थे, जहां सभी लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई का काम कर रहे थे। तो वहीं लक्ष्मी भी अपने घर की सफाई कर रही होती है, पर राजू उदास अपने कमरे में बैठा होता है। राजू, तुम अकेले कमरे में क्यों बैठे हो? चलो हटो, मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर देती हूँ। और बताओ मुझे कि तुम्हें अपना कमरा कैसा चाहिए। माँ, कुछ दिनों में दिवाली है और उसके बाद भाई दूज। हर साल भाई दूज पर मैं अकेला होता हूँ। मेरे सभी दोस्तों की बहन है जो अपने भाई के साथ भाई दूज मनाती हैं। मुझे भी एक बहन चाहिए। क्या तुम्हें भी एक बहन चाहिए? पर तुम्हारे लिए बहन कहाँ से लेकर आऊं? क्यों, जब मेरे सभी दोस्तों की बहन हो सकती है तो फिर मेरी क्यों नहीं? मुझे भी बहन चाहिए, और कुछ नहीं, ताकि मैं भी भाई दूज बना सकूं। इतना बोलकर राजू रोता हुआ बाहर चला जाता है, और कब वो रोड पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तभी 8 साल की लड़की हाथों में गुब्बारा लिए उसके पास आती है। तुम मुझसे एक गुब्बारा ले लो, आज मेरी सुबह से बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। दिवाली की वजह से सब दिवाली का ही सामान ले रहे हैं। मेरे घर में मैं और मेरी माँ अकेली रहती हैं। प्लीज एक गुब्बारा लेकर मेरी मदद कर दो। पर मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। और तुम क्यों गुब्बारा बेच रही हो? तुम्हारे पापा काम नहीं करते? मेरे पापा तो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। तुम भी सिर्फ पढ़ाई करो। प्लीज भाई, मेरी बात को समझो। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर मेरे गुब्बारे नहीं बिके तो हम लोग क्या खाएंगे? तुमने मुझे भाई बोला, इसका मतलब तुम मेरी बहन बनोगी। अगर तुम मेरी बहन बनोगी तो मैं तुम्हारे सारे गुब्बारे खरीद लूंगा। पर इसके लिए तुम्हें भाई दूज वाले दिन मेरे घर आना होगा और मुझे तिलक और कलावा बांधना होगा। बोलो, मेरे साथ भाई दूज मनाओगी? हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम मेरे सारे गुब्बारे ले लोगे तो मैं तुम्हारे साथ भाई दूज जरूर मनाऊंगी। और मुझसे कभी भी मिलना हो तो यहीं आना। सामने वो जो खंबा दिख रहा है ना, उसके सामने जो झुग्गी बनी है वो मेरी ही है। फिर ठीक है, मैं अभी घर से पैसे लाकर देता हूँ। राजू भागता हुआ घर जाता है और अपने पिता से 500 रुपए मांगता है। 500 का तुम क्या करोगे राजू? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। 500 तो बहुत बड़ी रकम है। पापा, भाई का तो फर्ज होता है ना अपनी बहन की मदद करना। मेरी एक बहन है, वो बहुत मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी है। प्लीज मुझे इतने पैसे दे दो ताकि मैं उससे सारे गुब्बारे ले सकूं। राजू, मैं तुम्हें 500 नहीं दे सकता, अभी तुम छोटे हो ना। ये लो, तुम 200 ले लो। ये आप क्या कर रहे हैं? पता नहीं किस गरीब लड़की को अपनी बहन कह रहा है। ऐसे हम किसी पर पैसे थोड़ी लुटा सकते हैं। क्या पता कोई मेरे बच्चे को बेवकूफ बना रहा हो। लक्ष्मी, 200 से क्या हो जाएगा? इस तरह राजू अपने पिता से 200 रुपए लेकर पिंकी के पास आता है और उसे सारे पैसे देकर उससे सारे गुब्बारे ले लेता है और घर आ जाता है। अरे वाह, तुम 200 रुपए में इतने सारे गुब्बारे लेकर आ गए। आखिर हमें भी तो अपनी बहन से मिलवाओ। कौन है वो? पापा, जिसने मुझे भैया बोला है वो बहुत अच्छी है। कल दिवाली है, हम उसके घर चलेंगे ताकि वो लोग भी दिवाली मना सके। वो लोग बहुत गरीब हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी गरीब के घर जाने की, और वो तुम्हारी कोई बहन नहीं है, समझे? अगर तुमने उससे मिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर से निकलना बंद कर दूंगी। माँ, बहुत गंदी हो, आप चाहती नहीं कि मेरी कोई बहन बने। राजू रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन दिवाली होती है। सभी घर वाले घर में दिवाली की पूजा कर रहे होते हैं और पटाखे फोड़ने की तैयारी करते हैं। पर इस बीच राजू कुछ मिठाइयाँ पटाखे लेकर घर से बाहर जाने लगता है। लक्ष्मी राजू को रोकती है और उसे डांटती है। कहाँ जा रहे हो तुम? हम जानते भी नहीं कौन है वो लड़की। क्या पता वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की। माँ, मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ और अब दिवाली के बाद भाई दूज है। प्लीज मुझे जाने दो, आज मैं दिवाली भी उसी के साथ मनाऊंगा। तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप घर में बैठा रहे। राजू रोता रहता है, पर लक्ष्मी राजू को घर से बाहर नहीं जाने देती और घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है, जिस वजह से राजू खुद को कमरे में बंद कर लेता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और राजू रात से सुबह तक कुछ नहीं खाता। जिसके बाद विकास लक्ष्मी से कहता है, राजू हमारा बेटा है, आखिर वो चाहता ही क्या है कि उसकी भी एक बहन हो, वो भी भाई दूज मनाए। और आज भाई दूज है, जाने दो उसे। विकास, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जानते हैं ना गरीब लोग कैसे होते हैं, और हम उन्हें जानते भी नहीं कि वो लड़की कौन है, कैसा परिवार है। ऐसे हमारा बेटा किसी को भी अपनी बहन बना लेगा क्या? जब लक्ष्मी और विकास आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें राजू के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब वो लोग राजू के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि राजू खिड़की तोड़कर बाहर भाग चुका है। देख रहे हैं आप, 2 दिन हुए नहीं उस लड़की को हमारे बेटे से मिले हुए, उसे भाई बनाए हुए, और हमारा बेटा किस तरह की हरकत करने लगा है। चलिए, हमें उसके पीछे जाना होगा। पता नहीं कैसी लड़की को उसने अपना भाई बना दिया है।
अब तो मुझे भी अपने बेटे की चिंता हो रही है। चलो राजू का पीछा करते हैं। विकास और लक्ष्मी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे का पीछा करते हैं। जहां वो लोग देखते हैं कि राजू ने कुछ पैसों से तिलक के अलावा नारियल जैसा सामान लिया है, साथ ही कुछ चॉकलेट चूड़ी लेकर वो गरीबों की बस्ती में जा रहा है। छी, ये जगह कितनी गंदी है, लगता है यहाँ सभी गरीब लोग रहते हैं। हमारा बेटा कैसे लोगों से मिलने लगा है? आखिर राजू करना क्या चाहता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ ही देर में विकास और लक्ष्मी राजू का पीछा करते हुए पिंकी के घर जाते हैं, जहाँ राजू को देखकर पिंकी काफी खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ये देखो, ये है राजू, मेरा भाई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए लोग मेरा मजाक बनाते थे, पर अब मेरे पास भी एक भाई है। पर भाई, तुम दिवाली वाले दिन क्यों नहीं आए? तुमने तो कहा था हम एक साथ दिवाली मनाएंगे। तुम्हें पता है हमारे घर में तो दिवाली भी नहीं मनी। माफ कर दे बहन, माँ पापा ने मुझे घर में बंद कर दिया था, पर आज तो भाई दूज है और मैंने तुझे वादा दिया था कि हम दोनों भाई दूज जरूर मनाएंगे। क्योंकि मेरी बहन नहीं है और तेरा भाई नहीं है, तो हम दोनों ही एक दूसरे के भाई बहन हुए और मुझे तो यहाँ आना ही था। इसीलिए मैं अपने कमरे की खिड़की तोड़कर कुछ पैसे लेकर भाग गया। और देख, मैं भाई दूज का सारा सामान लेकर आया हूँ जो भी बाजार में बिक रहा था, और तेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लाया हूँ। देख रही हो लक्ष्मी, मुझे अपने बेटे पर गर्व हो रहा है। अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो इसमें क्या खराबी है? और उसने जिस लड़की को अपनी बहन बनाया है वो कितनी अच्छी है। सही कह रहे हैं आप। बिना सच जाने मैंने राजू को डांटा, उस कमरे में कैद कर दिया, इन दोनों भाई बहन को दूर रखने की कोशिश की। पर आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर भाई बहन का प्यार सच्चा हो तो वो सारी मुसीबत को भी पार करके मिल ही जाते हैं। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर अब लक्ष्मी और विकास को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग खुद घर में जाते हैं। वैसे मेरे बेटे की तरह मेरी भी कोई बहन नहीं है। मैंने भी आज तक कभी भाई दूज नहीं मनाया। अगर हम भी भाई बहन बनकर रहें तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ भैया, क्यों नहीं। इतना बोलकर पिंकी और उसकी माँ आशा राजू और विकास के हाथों में कलावा बांधती है, माथे पर टीका लगाती है और गोद में नारियल देती है, और इस तरह भाई दूज मनाती है। और हर साल भाई दूज पर इसी तरह विकास और राजू आशा के घर आते हैं। बरखा अपने कपड़ों की अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक एल्बम पर जाती है जिसमें एक फोटो को देखकर उसके आंसू निकल आते हैं। तभी मनीष उसे कहता है, बरखा, फिर ये एल्बम खोलकर बैठ गई? 6 साल हो गए हैं, अब तो याद करना छोड़ दो अपने भाई को। जब वो लोग तुम्हें याद नहीं करते तो तुम क्यों अपना मन दुखा रही हो? कैसे याद ना करूं? अगले महीने भाई दूज है, याद तो आएगी ना। और मुझे पता है अनिल भैया भी मुझे याद कर रहे होंगे। काश उस दिन एक बार तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया होता, तो हम दोनों भाई बहनों के बीच ये गलतफहमी ना होती। अनिल जी, ये आपके पापा ने मरते वक्त जो वसीयत बनाई थी, उसके हिसाब से आपके और बरखा बिटिया के बीच ये जायदाद बांटी जाएगी। वकील साहब, इसमें हमारे बच्चों के नाम कोई हिस्सा नहीं है, जबकि बरखा की बेटी के नाम पापा जी ने जन्म के वक्त 50 लाख की एफडी पहले ही करवा दी थी। अब बरखा को भी उनके मरने के बाद आधा हिस्सा मिल जाएगा। रागिनी जी, ये एफडी बरखा बिटिया की बेटी के जन्म के समय की है। तो फिर जायदाद में से बरखा को वैसे भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। तभी बरखा भी आ जाती है। बरखा, तुम तो ठीक रही, 50 लाख रुपए भी हथिया लिए और आधी जायदाद भी हड़प ली। पर भाभी, हुआ क्या है? बरखा, रागिनी सही बोल रही है। पापा ने लग रहा है तुम्हें ही हमेशा अपनी औलाद माना, तभी मेरे बच्चों के नाम कुछ नहीं कर गए। कैसी बातें कर रहे हो भैया? मैंने कभी इस बात के लिए नहीं सोचा। आप चाहते हो तो मैं सारी जायदाद आपके नाम कर देती हूँ, पर इस तरह से मुझसे रिश्ता तो मत तोड़ो। मतलब तू मेरे नाम ये जायदाद कर दे और दुनिया वाले ये कहें कि मैं बहन के हिस्से के भी पैसे खा गया? ये तो पापा जी को सोचना चाहिए था जब वो जायदाद के कागज बना रहे थे। रागिनी, इसे बोल दो, आज के बाद मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। पर भैया, मेरी गलती क्या है? गलती तेरी नहीं, मेरी है। मेरा ही नसीब खराब है कि तू मेरी बहन है। आज के बाद मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। भैया, पैसों के लिए आप अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दोगे? आप एक बार बोल कर तो देखते, मैं सब कुछ आपके नाम कर देती। दोनों बहन भाइयों को मिले 6 साल हो गए थे। अनिल और रागिनी का 5 साल का बेटा हो चुका था। एक दिन उसके स्कूल से उसकी टीचर का फोन आया, रागिनी जी, आपका बेटा अंश प्लेग्राउंड में खेलते हुए बेहोश हो गया है। रागिनी और अनिल अंश को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है, सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। हमें पता चला है कि अंश के दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए आपको हार्ट सर्जन से बात करनी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, आप बताइए किससे बात करनी होगी? कितने भी पैसे लगे मैं अपने बेटे के लिए लगाऊंगा।
देखिए, मेरी नजर में सबसे बेस्ट और जाने माने स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मनीष, जिनकी आज तक एक भी हार्ट सर्जरी फेल नहीं हुई है। मेरी माने तो आपको उनसे अच्छा हार्ट सर्जन कहीं नहीं मिलेगा। डॉक्टर मनीष का नाम सुनकर अनिल और रागिनी चौंक जाते हैं। भैया, आज भाई दूज का त्योहार है। मैं आपको हमेशा अपने हाथों से भाई दूज का तिलक करती हूँ। क्या मैं आपको भाई दूज का तिलक करने आ सकती हूँ? कौन है जी फोन पर? 1 मिनट। आज के बाद दोबारा इन्हें फोन करके बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या फिर तू समझती है कि ये भाई बहन के रिश्ते में जो दरार है उसे तू आंसुओं के सीमेंट से भर देगी? तो ये तू भूल जा। आज के बाद फोन मत कर लेना यहाँ। अनिल, मैंने बरखा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं उसे फोन मिलाते भी। पर रागिनी, ये हमारे बच्चे अंश की जिंदगी का सवाल है। हमें मनीष जी से बात करनी ही होगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है पहले मुझे बरखा से बात करनी चाहिए। पर किस मुंह से मैं बरखा को फोन मिलाऊंगा? देखिए, फोन तो करना ही पड़ेगा। हमारे लिए अंश की जिंदगी बचाना जरूरी है। इसके लिए चाहे मुझे बरखा और मनीष जी के पैरों में ही क्यों न गिरना पड़े। अनिल कांपते हाथों से बरखा को फोन मिलाता है। बरखा फोन उठाती है। अनिल जैसे ही हेलो करता है, 6 साल बाद अपने भाई की आवाज सुनकर बरखा कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर वो बोलती है, भैया, आप इतने सालों बाद आपकी आवाज को सुनने के लिए कान तरस गए थे। कैसे हो भैया? रागिनी भाभी कैसी है? मुझे पता चला था कि मेरा एक प्यारा सा भतीजा है। अब तो वो 5 साल का हो गया होगा। बरखा की बातें सुनकर अनिल फूट फूट कर रो पड़ता है। क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है ना? आप रोने क्यों लगे? मुझे बताओ क्या हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। अनिल बरखा को रोते हुए सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बरखा भी घबरा जाती है और रोने लगती है। अनिल उसे बताता है, बरखा, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ मनीष जी ही अंश के दिल का ऑपरेशन कर सकते हैं। उनके अलावा बेस्ट हार्ट सर्जन कोई नहीं है। भैया आप चिंता मत करो, मैं मनीष जी से बात करती हूँ। शाम को जब मनीष घर आता है तो बरखा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मनीष उसे कहता है, बरखा, मैं एक डॉक्टर हूँ। किसी मरीज की जान बचाना मेरा फर्ज है। पर क्या तुम वो दिन भुला पाओगी जब अनिल और रागिनी ने तुम्हारी 6 साल तक कोई सुध नहीं ली? तुम हर राखी, हर भाई दूज पर अपने भाई का इंतजार कर रही हो। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुम्हें रिश्तों से दूर रहने की सजा मिली। कोई बात नहीं मनीष, आज भैया भाभी को मेरी जरूरत है और भगवान भी यही कहते हैं कि भूल तो सभी मनुष्यों से होती है, और अगर आज हमने उनकी मदद नहीं की तो हम भगवान से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। प्लीज आप उनकी मदद करो और एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाओ। बरखा के कहने पर मनीष अनिल और रागिनी के बेटे अंश का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन कामयाब होता है। अनिल मनीष से भी माफी मांगने लगता है, पर मनीष उसे गले लगा लेता है। रागिनी भी बरखा के गले लग जाती है। कुछ दिन बाद अंश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सब लोग मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं और फिर भाई दूज का दिन आता है। बरखा अनिल को भाई दूज का तिलक करती है। बरखा की बेटी शाइना भी अंश को तिलक लगाती है। बरखा मेरी बहन, आज तूने भाई दूज का तिलक करके मुझे माफी दे दी। मेरी बहन, आज तूने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता पक्के धागों से बंधा होता है। और फिर भाई दूज का त्योहार करके अनिल और बरखा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये कहानी है सुंदरपुर की। सुंदरपुर गांव में एक बहुत ही गरीब लड़की जिसका नाम चंपा था, अपने छोटे भाई सुंदर के साथ रहती थी। उनके माता पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी। माता पिता की मौत के बाद चंपा ने ही सुंदर को पाला था। माँ की तरह ही उसका ध्यान रखा था। बस 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 दीदी, अब नहीं खाना। कितना खिलाओगी? ज्यादा खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। 4 कौर में तेरा पेट भर गया। चल पूरा खत्म कर, नहीं तो तेरी दीदी गुस्सा हो जाएगी। तुम ना दीदी, हमेशा मुझे ये धमकी देती रहती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर तुम गुस्सा हो जाओगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा। तो चल आकर चंपा खुद तो दूसरों के खेत में काम करती, लेकिन सुंदर को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती। खुद के कपड़े भले ही फटे हों, लेकिन सुंदर के लिए एक नई कमीज साल भर में एक बार तो आती ही थी। एक दिन चंपा के फूफा जी उसके लिए शादी का रिश्ता लेकर आए, लेकिन चंपा मना करने लगी। तो बात क्यों नहीं समझती? अरे तेरी शादी की उम्र हो गई है। सामने से चलकर रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। कोई दहेज की मांग भी नहीं है। खाते पीते लोग हैं वे, और तू कह रही है कि अभी शादी नहीं करनी। फूफा जी, अगर मैं शादी करके ससुराल चली गई तो सुंदर का क्या होगा? वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, उसका ध्यान कौन रखेगा?
मैं उसे छोड़कर शादी नहीं कर सकती। चंपा के फूफा जी जिस लड़के का रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने ये बात उन्हें कही। वो चंपा की बात मान गए और चंपा की शादी नागेश से हो गई। चंपा के ससुराल में नागेश के अलावा उसकी माँ सविता देवी और उसकी बहन कामिनी भी थी। 2-4 दिन तक तो चंपा को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिला, लेकिन चौथे दिन से ही उसके सामने ससुराल वालों का असली चेहरा आने लगा। बहू, बहू, अरे कहाँ मर गई तुम? चंपा भागती हुई आई। क्या हुआ माँ जी? इतनी देर से हम लोग यहाँ खाने की टेबल पर बैठे हैं, तू कर क्या रही है? बस माँ जी, हो ही गया है, मैं लेकर आती हूँ। कब लेकर आएगी? रात को? भैया और मुझे अभी तुरंत निकलना है। चल अब यहाँ मुंह मत ताक और नाश्ता लेकर आ। चंपा नाश्ता लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसकी सास और ननद ने पहला निवाला डाला, उन्होंने तुरंत उगल दिया। अरे ये क्या बनाया है? न तेल है न मिर्च। अरे तू गरीब घर से आई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी भिखारियों वाला खाना खिलाए। एक तो इतनी देर में नाश्ता बनाया, वो भी इतना बेकार। तभी वहाँ पर चंपा का भाई सुंदर आया और पेट पर हाथ रखते हुए बोला, दीदी मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से मेरा भी नाश्ता लगा देना। ये कहकर वो उन्हीं लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ये देखकर कामिनी और नागेश का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। अरे तू यहाँ कैसे बैठ गया? चल उठ यहाँ से। देख रहे हो भैया, अब नौकर भी हमारी बराबरी में बैठकर खाएंगे। तूने सुना नहीं क्या? सुंदर, उठो यहाँ से, हम नौकरों के साथ नहीं खाते। ये कहकर नागेश ने उसे कुर्सी से धक्का दे दिया। वो बेचारा दूर जा गिरा। चंपा ने ये देखा तो अपने भाई को उठाया और नागेश से कहा, देखिए आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, ये नौकर नहीं है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कामिनी ने हंसते हुए ही उससे पूछा, अच्छा ये नौकर नहीं तेरा भाई है, और तू क्या है? जी मैं बहू हूँ इस घर की। गलत फहमी मत पाल, तू भी यहाँ की नौकर ही है। कभी देखिए अपनी हैसियत, हम कहाँ और तुम कहाँ, बड़ी आई घर की बहू। चंपा को अपने ससुराल वालों की एक एक बात किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कुछ दिनों के बाद चंपा को अपने पति नागेश के बारे में एक और बात पता चली। सुंदर ने ये बात उस समय सुनी थी जब कामिनी अपनी माँ से बातें कर रही थी। हाँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है, नागेश जीजाजी की ये तीसरी शादी है। पहली पत्नी मर गई, दूसरी अचानक से कहीं गायब हो गई। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरना क्यों, मैं हूं ना। तभी कामिनी और सविता वहां गए। उन्होंने उन दोनों भाई बहनों को बातें करते देखा तो, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठ के? कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो ये दोनों भाई बहन आपस में क्या पकाते रहते हैं। चंपा ने कुछ नहीं कहा। उसी रात की बात है, चंपा ने अपने पति से सुंदर की पढ़ाई के लिए स्कूल जाने की बात पूछी तो वो चिढ़ गया। स्कूल क्या करेगा तेरा भाई स्कूल जाकर? कलेक्टर बनेगा क्या है? जी वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और हाँ, इस तरह अपने भाई की पैरवी लेकर फिर आई तो मार मार के मुंह तोड़ दूंगा। बेचारी चंपा उस घर में घुट रही थी और उसके साथ उसका भाई भी। अब लोगों ने चंपा को बेवजह मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। एक दिन तो हद हो गई। गर्म पानी लाने में चंपा को जरा सी देर क्या हुई, उसके पति नागेश ने गर्म पानी उसके बदन पर डाल दिया। अपनी बहन की चीख की आवाज सुनकर सुंदर भागता हुआ बाहर आया। बाहर उसने अपनी बहन को तड़पते देखा तो उसे सहारा देकर उठाने लगा। दीदी क्या हुआ? दीदी किसने आपकी ये हालत की? चंपा खामोश रही। तभी नागेश ने कहा, किसने बोला तुझे यहाँ आने के लिए? हैं? चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। जीजा जी मेरी दीदी जल गई है, दर्द से वो तड़प रही है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। सुंदर अपनी बहन की उठने में मदद करने लगा। ये देखकर नागेश फिलमिला उठा। इन दोनों भाई बहनों ने नाक में दम कर दिया है, रुको इससे बताता हूँ। नागेश कमरे से अपनी बेल्ट ले आया और सुंदर को मारने लगा और उसने उसे तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। सुंदर और चंपा ससुराल वालों के हाथ से हर दिन मार खाते। चंपा ने तो अब अपनी फूटी किस्मत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सुंदर के लिए वो हमेशा परेशान रहती। वो बेचारा उसके साथ उसी तरह पिसता जैसे गेहूं के साथ घुन।
मुझे सुंदर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। वो बेचारा कब तक मेरे हिस्से की मार भी खाएगा? उसकी क्या गलती है? मैं ही तो उसे यहाँ लेकर आई थी। एक दिन जब नागेश चंपा को मार रहा था और सुंदर बीच बचाव करने के लिए आया तो, तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला? ये मेरे पति हैं। ये जैसे मुझे रखेंगे मुझे रहना पड़ेगा। ये चाहे मुझे मारे या घर से निकाल दें। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? जो तू सुन रहा है बिना मतलब मेरे और मेरे पति के बीच में ना। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। कौन भाई अपनी बहन के ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ता है? मुफ्त खोर कहीं का। जा भाग जा यहाँ से। उस दिन सुंदर बहुत रोया, लेकिन सुंदर से ज्यादा चंपा रोई। उसी रात सुंदर घर से भाग गया। चंपा दुखी तो बहुत थी कि पता नहीं उसका भाई कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा और क्या पिएगा। लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि वो इस नरक से निकल गया। सुंदर वहां से भाग तो गया, लेकिन उसे अपनी बहन की हर दिन बहुत याद आती। लेकिन उसे अपनी बहन का वो व्यवहार भी याद आता जो उसने उसके साथ किया था। मैं कभी लौटकर नहीं जाऊंगा अपनी बहन के पास, कभी नहीं। सुंदर ने जूते पॉलिश का काम शुरू कर दिया। वो दिन भर जूते पॉलिश करता और रात को पढ़ाई करता। समय धीरे धीरे बीतने लगा। काम के साथ सुंदर पढ़ाई भी करता रहा और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो पुलिस में डीएसपी बन गया। भाई दूज के समय की बात है। वो अपने पुलिस स्टेशन में बैठा था, तभी एक औरत जिसका नाम विद्या था भागी भागी वहां पर आई। साहब मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। मेरे ससुराल वाले बहुत बदमाश है। वो दहेज के लिए मेरी पिटाई तो करते ही है, मेरे छोटे भाई को भी जानवरों की तरह मारते हैं। वो बहुत छोटा है साहब मैंने उसे बचाने के लिए कई बार उस पर झूठा गुस्सा किया, उसे घर से जाने को भी कहा, उसे मुफ्त खोर तक कह दिया, लेकिन वो मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। आप उसे बचा लीजिए साहब, वो उसे बहुत मार रहे हैं। बहुत मुश्किल से मैं उनकी नजर बचाकर आई हूँ। विद्या की बात सुनकर सुंदर की आंखों के आगे उसके पुराने दिन आ गए। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि उसकी बहन चंपा ने उस दिन उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया था। पहले तो उसने विद्या के भाई की मदद की, फिर अपनी बहन के ससुराल की ओर पुलिस की जीप से चल पड़ा। हे भगवान, इतने साल मैं अपनी दीदी को गलत समझता रहा और उसे उन राक्षसों के पास छोड़कर चला आया। मेरी बहन को अगर कुछ हो गया होगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुंदर अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों की मारपीट का असर चंपा के चेहरे पर साफ साफ दिखता था। सुंदर को तो वो पुलिस की ड्रेस में पहचान भी नहीं पाई। उसने जब उसके पैर छुए तो वो उसे गौर से देखने लगी। आप कौन है सर? दीदी, आप अपने छोटे भाई को भूल गई, सुंदर को भूल गई। सुंदर, तुम कितना बड़ा हो गया रे। तू ठीक है न रे? हाँ, मैं ठीक हूँ दीदी, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही हैं। बहुत सताया है इन लोगों ने आपको, और मैंने भी तो आपको इन जालिमों के पास अकेला छोड़ दिया था, बिना ये समझे कि मुझ पर जान देने वाली दीदी एकाएक मुझ पर उस दिन गुस्सा क्यों हो गई थी। लेकिन दीदी अब नहीं, अब मैं इन दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी उसका पति नागेश, उसकी बहन और उसकी माँ वहां गए। इस तरह से अपने घर में पुलिस को देखकर वे डर गए। सर, आप यहाँ? आपको किसी ने बुलाया है क्या? यहाँ तो सब ठीक है सर। ठीक रहता तो पुलिस यहाँ आती नहीं। आप लोगों ने मेरी बहन पर बहुत जुल्म किए हैं, बहुत ही ज्यादा। अब आपको उनका हिसाब देना होगा। बहन? आप कौन है? मैं हूँ एक अभागा भाई, जिसने आप जैसे राक्षसों के पास अपनी बहन को छोड़ दिया था, लेकिन अब सजा के लिए तैयार रहिए। अरे सुंदर, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो तुम्हारी बहन को बहुत अच्छे से रखा है ना? वो दिख रहा है मुझे। ये कहकर सुंदर ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अरे चंपा, समझाओ अपने भाई को। भला कोई अपने जीजा को गिरफ्तार करता है क्या? जीजा? वो कैसे? मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की। आप लोगों ने तो कहा था ना। फिर कौन जीजा कौन साला? उन तीनों पर 2 हत्या और चंपा पर अत्याचार का मुकदमा चला। उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। इस बार का भैया दूज उन दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया था। सुंदर की आंखों से गलतफहमी की दीवार हट गई थी और चंपा के पैरों से गुलामी की जंजीर। इस बार जब उसने अपने भाई को भैया दूज का टीका लगाया तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे।